हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अपनी क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर है सप्लाई, इसका हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। मतलब कि हम एक ही वीडियो में जो है पूरा का पूरा अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा टॉपिक है उसमें ये टर्म आया है, दैट इज रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि रिवीजन जो है आप लोग तब करते हो जब आप पूरे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हो। तो आई होप सो कि इस वीडियो को देखने के पहले आप जो हो अपने एक एक कंसेप्ट को जो हो कंप्लीट कर चुके हो। जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज़ का वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर में या आई शुड से इस वीडियो में मैं पूरे ही चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए स्टूडेंट्स देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़ कि हो सकता है ना मैंने जितना डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ा है उतना डिटेल मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी, राइट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो एक एक चैप्टर है, मतलब एक एक जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीटेड रहे, ताकि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों का जो पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अगर देखो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आपको लगे ना कि मैम यहाँ पर जो है ना आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया है, ये जो है ना इसमें थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहिए था, हमें समझ में नहीं आया, अगर कहीं पर भी ऐसी फीलिंग आए ना तो एकदम सिंपल सी एक चीज़ करना, इस वीडियो को पॉज कर देना। पॉज करके क्या करना है, अपने जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो मैंने करवाए हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज, उनमें से जो आपका जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है वो टॉपिक देखना, वहां पर जो है उसे डिटेल में पढ़कर आना, फिर वापस इस वीडियो पर आना, इसको रिज्यूम करना और फिर जो है अपना ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर। अब जैसे कि हमारा चैप्टर का नेम क्या है, सप्लाई, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सप्लाई का मतलब। सप्लाई के अलावा हम लोगों ने एक कंसेप्ट और पढ़ा है, दैट इज डिमांड। जो डिमांड है स्टूडेंट्स उसके अपोजिट हम बोल सकते हैं सप्लाई होती है। डिमांड क्या है, डिमांड कौन करता है, डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स, राइट। डिमांड का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज की मांग कर रहे हैं, हम किसी चीज को जो है किसी चीज की हमारे पास में वांट है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। ऑलराइट, सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई कौन करता है, सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दो अलग अलग लोग हो गए। सप्लाई कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई में क्या हो रहा है, सप्लाई में जो गुड्स हैं, जो कमोडिटीज हैं, उन्हें सेल किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर परचेज किया जा रहा है, वहां पर सेल किया जा रहा है। इसलिए मैंने बोला कि जो आपकी सप्लाई है उसे हम अपोजिट ऑफ योर डिमांड भी कह सकते हैं, राइट। तो आई गेस कि इतना जो कंसेप्ट है क्लियर है। अब देखो सप्लाई और डिमांड दोनों की ही डेफिनेशन में कुछ जो है ना की पॉइंट्स आते हैं, वो की पॉइंट्स हमें जो है याद रखने होते हैं। वो क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ सप्लाई देखें तो सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब एक चीज ये समझो कि मैं इस सप्लाई को डिमांड से क्यों रिलेट करके बता रही हूँ। उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों ने एक चीज को अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपने डिमांड की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लिया, तो आप सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत ही अच्छे से जो हो याद कर सकते हो और वो आपको जो है याद रह सकती है। क्योंकि टर्म्स में डिफरेंस क्या है, देखो विलिंग, एबल, ये चीजें तो जो है ना आपके डिमांड में भी आती थी और वो आपके सप्लाई में भी आ रही है। बस डिफरेंस ये है कि डिमांड में हम परचेज करने की बात करते हैं और सप्लाई में हम सेल करने की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया सप्लाई का मतलब, सप्लाई का मतलब होता है वो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कि एक जो फर्म है वो विलिंग है और वो एबल है कि वो जो है सेल के लिए ऑफर कर सके गिवन प्राइस पर और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर। अब अगर हम इस डेफिनेशन से कुछ जो है कोर चीज है या बेसिक जो हमारे टर्म्स है वो बताना चाहे तो वो क्या हो जाएंगे, वो चार एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो गए, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। जो आपकी जितनी भी क्वांटिटी आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब कि एक जो सप्लायर है या एक जो फर्म है वो उस क्वांटिटी को सेल करना चाह रही है, इसलिए ये क्वांटिटी आया। विलिंगनेस टू सेल, वो चाह रही है, ओके, दैट फर्म इज विलिंग टू सेल। तो विलिंगनेस बहुत जरूरी है, अगर विलिंगनेस नहीं होगी तो फर्म सेल थोड़ी ना करेगी, राइट।
फर्म जो है वो विलिंग है कि हाँ उसे सेल करना है, इसीलिए तो ये जो है सप्लाई होगी किसी भी कमोडिटी की, इसलिए विलिंगनेस टू सेल आएगा। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस कैसा रहेगा, जो भी गिवन प्राइस है, ऐसा नहीं कि मतलब कि मान लो कि 20 रुपीज है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो ये जो 20 रुपीज का प्राइस चल रहा है स्टूडेंट्स, इस पर हम ये बोलेंगे कि दैट फर्म इज विलिंग टू सेल 10 यूनिट्स एट 20 रुपीज, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बताया जा रहा है कि जो भी गिवन प्राइस है उस पर एक फर्म जो है वो कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल के लिए ऑफर करना चाहती है, ठीक है। फिर पीरियड ऑफ टाइम, जो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं कि 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इस पीरियड में जो है कितना जो है एक फर्म सेल करना चाहती है, तो उसी पीरियड की हम लोग बात करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो 4 आपके एसेंशियल्स हैं आप लोगों को पता होने चाहिए, ये जो 4 चीजें हैं ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। दैट इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, विलिंगनेस टू सेल, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। तो आई गेस की सप्लाई का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आगे बढ़े तो काइंड्स ऑफ सप्लाई, इसमें आते हैं हमारी इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। अब जैसे कि हम लोगों ने काइंड्स ऑफ डिमांड पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड पढ़ी थी, सेम गोज टू काइंड्स ऑफ सप्लाई, जिसमें हम बोल रहे हैं क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। अब इंडिविजुअल सप्लाई क्या हो गई स्टूडेंट्स, सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लाई कर रही है फर्म्स, तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या हो गई, अ फर्म, ऑलराइट। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अ फर्म, एक फर्म जो है वो इतने यूनिट्स को जो है सप्लाई करना चाह रही है। मार्केट सप्लाई क्या हो गया, मार्केट सप्लाई हो जाएगा ऑल ऑफ दी फर्म्स, या ऑल फर्म्स जो है वो आएगा आपके मार्केट सप्लाई में, ऑलराइट। तो मार्केट मतलब कि जितनी फर्म्स है वो सारी एक साथ में कितने जो यूनिट्स है वो सप्लाई करना चाहती है, वो सेल करना चाहती है, और इंडिविजुअल सप्लाई में एक फर्म जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो आई गेस कि ये क्लियर है आपको इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई का मतलब। फिर आगे बढ़े हम लोग, बहुत ही इजी से कंसेप्ट है जो एकदम जो इजी है, उन पर मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सप्लाई वर्सेस स्टॉक। ये जो है बहुत ही कॉमनली यूज्ड हम बोलेंगे टर्म्स है, सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई एंड स्टॉक सेम नहीं होते हैं, सप्लाई एंड स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सप्लाई वर्सेस स्टॉक, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी which a producer is willing to offer for sale, which changes with change in price, whereas stock indicates a fixed quantity, ठीक है। सप्लाई क्या है, सप्लाई वो क्वांटिटी है जो कि एक प्रोड्यूसर क्या है, विलिंग है कि वो इतनी क्वांटिटी को ऑफर करे फॉर सेल, ठीक है, जो कि चेंज होती रहती है विद चेंज इन प्राइस, टाइम वगैरह, उनसे जो है ये सप्लाई चेंज होती रहती है कि अच्छा अगर प्राइस बढ़ गया तो अब जो है सप्लायर ज्यादा सप्लाई करने गया, प्राइस कम हो गया तो सप्लायर ने अपना सप्लाई रोक दिया। तो जो सप्लाई है वो क्या है, वो है एक विलिंगनेस टू ऑफर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, या हम बोले विलिंगनेस टू ऑफर कमोडिटीज फॉर सेल, ठीक है। और ये जो है ये चेंज होती है विथ चेंज इन प्राइस। बट स्टॉक क्या होता है, स्टॉक जो है वो इंडिकेट करता है फिक्स्ड क्वांटिटी, ओके। ये जो क्वांटिटी है ये चेंज नहीं होती विद चेंज इन प्राइस, ऑलराइट, तो वो फिक्स्ड रहती है। सप्लाई रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर एज स्टॉक रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई किससे रिलेटेड होता है, पीरियड ऑफ टाइम से, जो भी उनका गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उससे जो है सप्लाई रिलेटेड होता है कि वो एक टाइम पीरियड की बात करता है। और स्टॉक क्या है, स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम लोग उसमें बात करते हैं कि आज के टाइम पर कितना स्टॉक है, मतलब कि सीधी सी बात है कि गोडाउन्स में कितना जो है माल रखा हुआ है, दैट मींस कमोडिटीज वगैरह रखी हुई है, ये सब कुछ जो है वो होता है, ऑलराइट। तो आई गेस की स्टॉक एंड सप्लाई के बीच का जो डिफरेंस है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर आगे चले तो अब आते हैं हमारे पास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम जो है इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम जो है मार्केट सप्लाई के भी डिटर्मिनेंट्स देख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात करें तो सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। प्राइस और जो कमोडिटी है उसमें सप्लाई का क्या रोल है, तो देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। यहाँ पर जो है सप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, एक स्लाइड सा जो है मिस्टेक हो गई है, वो डिमांडेड आ गया है, इसको जो है आप सप्लाइड लिख लीजिए।
सो एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। जैसे ही प्राइस बढ़ता है वैसे ही सप्लाई बढ़ती है। और ऐसा क्यों होता है, ये जो है स्टूडेंट्स हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर भी पढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई में भी यही चीज होती है। लॉ ऑफ सप्लाई हमें यही बोलता है कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ने लगती है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब प्राइस बढ़ता है तो फर्म्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। फर्म्स की जब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो फर्म्स क्या सोचेंगी कि वो ज्यादा सप्लाई करे इस पर्टिकुलर प्राइस पर, ऑलराइट। इसलिए जो है प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी इंक्रीज होती है। सप्लाई में भी हमें जो है पॉजिटिव आउटलुक दिखता है। और अगर वही प्राइस डिक्रीज होने लगे तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। रीजन बीइंग कि जो सप्लायर्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। पहले जब प्राइस ज्यादा रहता है तो जो सप्लायर्स है वो ज्यादा मनी अर्न कर सकते हैं, इसलिए जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और इसीलिए वो सप्लाई ज्यादा करते हैं। लेकिन जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट वाले हमारे फैक्टर पर चले या डिटर्मिनेंट पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर हम इन्हें इनपुट्स भी बोल सकते हैं, इनके प्राइसेस से भी जो है सप्लाई डिटरमाइन की जाती है। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं, ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो चीजें हैं जो कि हेल्प करती है और फर्दर जो है किस चीज में, जो कि हेल्प करती है और फर्दर जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें, राइट। वो सारी चीजें, वो सारे रिसोर्सेज जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट। अब इनमें क्या होगा, देखो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाए, यहां पर हम बोल रहे हैं कि FOP का जो प्राइस है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस केस में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, राइट। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज होगी तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि जितना जो है एक फर्म को इन फैक्टर्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, वो कॉस्ट क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट हो जाएगा इंक्रीज। अब जब कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगेगी, राइट। अगर कॉस्ट बढ़ा है और जो फाइनल मार्केट प्राइस है वो नहीं बढ़ा, सिर्फ अगर जो है कॉस्ट बढ़ रहा है तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी एक फर्म की। तो एक फर्म जो है वो कम सप्लाई करेगी। वो कम सप्लाई क्यों करेगी, बिकॉज वो प्रोडक्शन कम करेगी, ठीक है। जब एक फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, जब एक फर्म को दिख रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज होता जा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो फर्म है वो सोचेगी कि अभी जो है हम क्या करें, प्रोडक्शन कम करें। तो कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमें एम्प्लॉय करना पड़ेगा। जब कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे तो फिर जो आपका कॉस्ट है वो भी कम लगेगा। इसलिए जो है जब प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कैसे होगी, कम होगी, ठीक है। और वहीं अगर हम बोले कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो जो फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और जब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो फर्म्स है वो ज्यादा प्रोडक्शन करने का सोचेगी और वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी किस पर्टिकुलर जो है उनके मोटिव से, कि वो जो है सप्लाई बढ़ा दे, ठीक है। तो इसलिए जो है आपकी ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई कम होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से सप्लाई इंक्रीज होती है, ऑलराइट। तो आई गेस कि ये जो पर्टिकुलर हमारा डिटर्मिनेंट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले पर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो अगर हमारे पास में स्टूडेंट्स आउटडेटेड पुरानी टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एज इफ टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हम लोग अभी अभी पढ़कर आए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो हेंस सप्लाई भी क्या होगी, सप्लाई भी कम होगी,
ऑलराइट। फिर वहीं हम बोले कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कब कम होगा, जब टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास में वो एडवांस्ड और इम्प्रूव्ड है, ठीक है। तो अगर एडवांस्ड और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हुआ और जो हमारी सप्लाई है वो क्या हो गई, वो हो गई इंक्रीज, ठीक है। बिकॉज जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और हेंस जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये वाला भी आप लोगों को क्लियर है, दैट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आगे चले, नेक्स्ट है हमारे पास में गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ठीक है। अब अगर टैक्सेस एंड सब्सिडीज की हम बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसी की हम बात करें, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वो डिक्रीज होगा इफ टैक्सेस डिक्रीजेस। मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली होता है क्या है, जितना भी कॉस्ट आपको लगा है, तो अगर टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं तो मतलब कि कॉस्ट ज्यादा है, राइट। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, तो टैक्सेस कम किए, इसका मतलब कि अब हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, वो भी हमारा कम हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा इफ टैक्सेस डिक्रीजेस। तो ऐसे केस में जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए जो सप्लाई है वो क्या होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी। ऑलराइट, फिर वही हम इसके अपोजिट वाली बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तब, राइट। अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, एकदम ही सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है, आई गेस आप लोगों को क्लियर होते जा रहे हैं। अब इस टैक्स की जगह पर अगर मैं सब्सिडीज ले लूं स्टूडेंट्स, कि मान लो जो सब्सिडीज हैं वो क्या हो रही हैं, वो डिक्रीज हो रही है, तो अगर सब्सिडीज डिक्रीज हो रही है, तो अगर किसी भी चीज पर सब्सिडी दी होगी गवर्नमेंट ने, तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होने लगेगा। बिकॉज सब्सिडीज क्या है, सब्सिडीज है कि गवर्नमेंट के साइड से हमें कोई इंसेंटिव मिला। अगर सब्सिडीज डिक्रीज हुई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी और सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वही हम इसके अपोजिट का बात करें तो अगर सब्सिडीज इंक्रीज हुई है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, हेंस जो सप्लाई है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ऑलराइट, फिर आगे देखें, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। अब जो गोल और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक फर्म के, वो भी डिटरमाइन करते हैं सप्लाई को। सप्लाई इंक्रीजेस एट हायर प्राइस एज इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सप्लाई कब इंक्रीज होती है, हायर प्राइसेस पर इंक्रीज होती है, बिकॉज इसकी वजह से जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ये जो है ये फुलफिल होता है, इसलिए जो सप्लाई है वो इंक्रीज होती है एट हायर प्राइसेस। विद चेंज इन ट्रेंड सम firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profit। कुछ जो है चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ साथ में जो कुछ फर्म्स हैं वो क्या कर रही है, वो जो है उस प्राइस पर भी सप्लाई को बढ़ा रही है जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो भी एक जो है फर्म का ऑब्जेक्टिव है, जो भी उसका गोल है, उस पर भी डिपेंड करता है कि सप्लाई कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी। ऑलराइट, तो एक जो फर्म है उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंडेंट है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका गोल है तो वो सप्लाई कब बढ़ेगी, जब प्राइसेस ज्यादा। इफ सोशल वेलफेयर उसका गोल है तो वो जो है सप्लाई बढ़ती रहेगी इवन एट लो प्राइसेस। इफ हम बोले कि किसी एक जो भी फर्म है उसे पहले मार्केट में अपनी जो है एक अच्छी जो है बेस बनानी, एक अच्छी पकड़ बनानी है, तो फिर सप्लाई जो है वो कम रेट्स पर भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं फर्म के, उस पर, ठीक है, कि क्या जो है सप्लाई वगैरह होने वाली है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं और अब आगे हमारे पास में आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। देखो अभी तक हमने जो पढ़े वो थे इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स। अब जब हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई की, तो मार्केट सप्लाई में वो सारे डिटर्मिनेंट्स तो आते ही हैं जो कि हमने उसमें देखे, लेकिन उसके साथ साथ में ये वाले जो है ये भी इंक्लूडेड होते हैं। मतलब कि मार्केट सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो है इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स प्लस ये जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में आया नंबर ऑफ फर्म्स इन दी मार्केट। अब देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो बढ़ गई, जैसे कि 10 फर्म्स थी अब 20 फर्म हो गई, तो ऑब्वियस सी चीज है कि जब 10 से 20 पर गए हैं
तो जो आपकी सप्लाई है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हर एक फर्म से एक एक कमोडिटी भी आ जाए ना, एक एक यूनिट भी आ जाए, तो भी सप्लाई तो बढ़ेगी ही, राइट। तो जब नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी। वहीं अगर 20 से 10 फर्म्स पर आ जाए, तो जब फर्म्स कम होगी तो जितनी फर्म्स कम हुई है उनसे जितना भी वो लोग सप्लाई कर रहे थे वो पर्टिकुलर क्वांटिटी तो कम होगी ही, राइट। तो अगर फर्म्स जो है वो डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो फर्म डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस एंड फर्म इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। ऑलराइट, फिर आगे देखते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। क्या है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस? अब हमें पता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। तो इफ प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा। अब अगर मान लो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस और बढ़ेंगे, तो अभी के लिए सप्लाई कम हो जाएगी क्या? यस हो जाएगी, बिकॉज हमें दिख रहा है, मतलब कि जो भी फर्म्स हैं उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में जो है प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं। तो जब प्राइसेस और बढ़ेंगे तब फर्म सोचेंगी क्या, सप्लाई करने का, राइट। तो जब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम हो जाएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, अभी इंक्रीज हो जाएगी। आई एम सॉरी, मैंने जस्ट इसके पहले एक स्लाइड से मिस्टेक कर दी बोलने में, एंड दैट वाज कि अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा तो एट प्रेजेंट जो सप्लाई वो डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि जो फर्म्स है वो क्या करेंगी, वो अपने उस पर्टिकुलर कमोडिटी को स्टॉक में बना के रखेगी कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तब वो अपना जो पूरे गुड्स है उन्हें सेल आउट कर देंगी, ठीक है। और वहीं अगर हम बोले कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो जो फर्म्स है वो अभी अपनी सप्लाई बढ़ा देगी, क्योंकि फिर तो उन्हें और कम प्रॉफिट मिलेगा, राइट। और अगर वो इतना ज्यादा जो है स्टॉक में रख के भी नहीं रख सकती, इसलिए वो सोचेंगे कि जल्दी जल्दी जो है सारी चीजों को, सारे स्टॉक को हम क्या कर दें, खत्म कर दें, ठीक है। तो अगर ये एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में कि प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो एट प्रेजेंट जो आपकी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। So price expected to increase in future, supply will decrease, and price expected to decrease in future, supply will increase. All right. फिर आगे चले नेक्स्ट पर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर देखो प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी फैसिलिटीज है, तो ऑब्वियस ही चीज है सप्लाई बढ़ेगा, राइट। और अगर वहीं हम बोले कि प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं है तो उतनी सप्लाई नहीं होगी। ऑल राइट, सो प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज विल हेल्प टू बूस्ट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल ही सिंपल सी चीज थी ये, आई गेस कि आप लोगों को क्लियर भी होगी। ऑल राइट, तो ये जो हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई है, आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गए हैं, ठीक। फिर आगे आता है हमारे पास में सप्लाई फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे हम आज अभी तक जो है अपने इस बुक में जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े उनमें सब में हम पढ़ता है, जैसे कि हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन, उसके बाद में हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, फिर हमने जो है कॉस्ट फंक्शन देखा, फिर जो है इस वे में हम लोग फंक्शंस देखते हैं। अब ये जो सारे फंक्शंस है उसमें हमें क्या पता है, ये क्या हमें शो करता है, ये हमें शो करता है बिटवीन एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है, किसके बीच में, बिटवीन जो भी पर्टिकुलर हमारा प्रीफिक्स में लिखा हुआ है दैट इज सप्लाई, और सप्लाई को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बीच में, ठीक है। वैसे ही जब हम डिमांड फंक्शन की बोलते हैं तो वो क्या, किस चीज का फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है, जो हमारा प्रीफिक्स पर है दैट इज डिमांड, और फिर उसके आगे क्या, डिमांड को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं आपके सप्लाई को, जो कि अभी अभी हम लोग पढ़कर आए अपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में, राइट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब कि जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या हो गए कि ये सारे फैक्टर्स है जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो आपके जो सप्लाई फंक्शन है वो क्या हो गया, सप्लाई फंक्शन जो है वो आपको एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो करेगा, किसके बीच में, क्वांटिटी सप्लाइड और जो भी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी सप्लाई को, वो सारे, है ना।
तो इसे हम कैसे लिखने वाले हैं, सप्लाई फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। सप्लाई फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया एक फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। यही चीज जो है ये अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई है, राइट। अब अगर हम बोले इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, तो कुछ इस वे में जो है हम अपना इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन बताने वाले हैं। क्या हो जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, ये हो जाएगा एक जो है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड और जो उसके फैक्टर्स है, इंडिविजुअल फर्म जो हो गई और उसके जो फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, जो कि हम लोग अभी अभी पढ़ कर आए, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, फिर उसके बाद में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, ये जो सारे हम लोग अभी जो है डिटर्मिनेंट्स पढ़ कर आए इंडिविजुअल सप्लाई के, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन जो है वो कुछ ये हो गया, दैट इज एस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पीएक्स पीओ पीएफ एसटी टी एंड जी। ये जो है हमने सबके क्या लिख दिए, एक जो है एब्रिवेटेड फॉर्म लिख दिए कि हम जो है इससे समझेंगे कि क्या है। अब ये सब कुछ क्या है ये हम लोग देख लें। देखो सिंपल सी चीज है, हमने बोला एस ऑफ एक्स दैट इज सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ पीएक्स। पीएक्स क्या हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, राइट। ये आ गया हमारा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स। पीओ क्या हो गया, ये हो गया प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। पीएफ क्या हो गया, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर एसटी क्या हो गया, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में जी टी क्या हो गया, ये हो गया आपका टैक्सेशन पॉलिसी, राइट। ये जो हमने जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज बोली थी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, उसे जो है हमने इस वे से लिख दिया टी से, दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी। और जी क्या हो गया, स्टेट ऑफ द फर्म, दिस वुड बी गोल ऑफ द फर्म, ओके। ये जो है आपका जी क्या आएगा, गोल ऑफ द फर्म, ऑलराइट। तो ये जो है उन सारे एब्रिवेटेड फॉर्म का जो फुल फॉर्म है वो हम लोगों ने बता दिया। अब ये हो गई हमारी क्या, इंडिविजुअल सप्लाई। अब यही हम लोग बात करें किसकी, मार्केट सप्लाई फंक्शन की। तो इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें ये जो इंडिविजुअल सप्लाई में हम लोगों ने फैक्टर्स लिए वो, साथ ही साथ में जो 3 फैक्टर्स हमने एडिशन में पढ़े मार्केट सप्लाई में, वो आ जाएंगे, ठीक है। सो मार्केट सप्लाई फंक्शन इज व्हाट, मार्केट सप्लाई फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ठीक है। क्या हो गया, मार्केट सप्लाई और जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं मार्केट सप्लाई को वो, ठीक है। दैट इज एस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एक्स पीओ पीएफ एस टी टी जी एन एफ एम। यहां पर जो अलग हुआ वो क्या हुआ, ये तीनों, दैट इज एन एफ एम। अब एन क्या हो गया, नंबर ऑफ फर्म्स हो गई, एफ हो गया हमारा, ये देखो ये वाले तो वो ही हो गए हमारे, उसके आगे ये बचे हुए, ठीक है। तो आपका जो एन है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ फर्म्स। एफ हो गया आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस, ये तो आपके प्रीवियस वाले में आ जाएगा। और एम हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑलराइट। तो ये जो है ये हमारे क्या बन गए, ये हमारा बन गया मार्केट सप्लाई फंक्शन, ऑलराइट। अब सप्लाई फंक्शन बहुत ही सिंपल सा क्या है, हमारा टॉपिक है जो कि आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। उसके बाद में हम आते हैं सप्लाई शेड्यूल पे। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होता है टेब्यूलर फॉर्मेट, ठीक है। जब हम सप्लाई को एक टेबल में बताते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका सप्लाई शेड्यूल। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारी इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई अलग अलग है, तो वैसे ही आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल दो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। अब जो आपका सप्लाई शेड्यूल है वो क्या बताएगा, वो बताएगा प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि सप्लाई आप करना चाह रहे हो, दोनों का क्या, दोनों के बीच में एक टेबुलर फॉर्मेट में कि अच्छा इस प्राइस पर जो है इतनी सप्लाई हो रही है, इस प्राइस पर इतनी सप्लाई, ठीक है। तो वो जो है वो आपको टेबुलर फॉर्मेट में जब हम लोग देखते हैं तो वो बनता है क्या, सप्लाई शेड्यूल, ऑलराइट। सो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग
showing various quantities of a commodity being supplied at various levels of price during a given period of time. ठीक है, सप्लाई शेड्यूल क्या हो गया, सप्लाई शेड्यूल हो गई एक टेबुलर स्टेटमेंट जो कि क्या शो कर रही है, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी जो कि सप्लाई की जाती है एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस. ठीक है, जितनी भी वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी है जो कि किस पर हम सप्लाई कर रहे हैं, वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि बेसिकली आपका जो सप्लाई शेड्यूल होता है वो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का रिलेशनशिप जो है वो आपको बताने वाला है कि इस प्राइस पर इतनी सप्लाई, इस प्राइस पर इतनी सप्लाई, इस प्राइस पर इतनी सप्लाई, इस वे में. ऑलराइट, तो ये जो है इसमें भी हम लोगों ने क्या देख लिया, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो कि कुछ ऐसा होगा जिसमें हमारे पास में प्राइस है एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स जो है वो हमारे पास में है. ठीक है, प्राइस भी गुड एक्स का हो गया और क्वांटिटी सप्लाइड भी हमने बता दी. तो देखो अब इसमें आप देखोगे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5, राइट, प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, 5 10 15 20 25, राइट. और आपको जो है हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सप्लाई की बात कर रहे हो तो आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बताना है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है आपको शो करना होगा और यही हमने शो किया है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है सप्लाई भी बढ़ती जा रही है. ऑलराइट, फिर आगे देखें तो आगे है हमारे पास में क्या, मार्केट सप्लाई शेड्यूल. अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होती है, सारी इंडिविजुअल सप्लाई का सम अप इज व्हाट वी कॉल्ड मार्केट सप्लाई. तो हमने यहाँ पर लिया प्राइस ऑफ एक्स, फिर हमने इंडिविजुअल सप्लाई ली, सप्लाई ऑफ फर्म एंड सप्लाई ऑफ फर्म बी. लेट्स अज्यूम कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें दो ही फर्म्स ऑपरेट कर रही है, फर्म ए एंड फर्म बी. तो ये जो दो ही फर्म्स ऑपरेट कर रही है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने बोला कि ये क्या है, ये है आपका सप्लाई ऑफ ए एंड सप्लाई ऑफ बी. ठीक है, तो अब मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा, इन दोनों की सप्लाई को कर दो आप ऐड, दैट इज एस ए प्लस एस बी. ऑलराइट, तो बस इसको ऐड कर दो, 5 प्लस 10 आ गया 15, 10 प्लस 20 आ गया 30 और इस वे में जो है आपकी मार्केट सप्लाई आ गई. ये सारी जो है ये क्या बनी, ये है आपकी मार्केट सप्लाई. ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को जो है क्लियर हो गई है अच्छे से कि मार्केट सप्लाई क्या होता है. सारे इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड करके हम मार्केट सप्लाई बोलते हैं. अगर यहाँ पर एक और सप्लाई दी होती एससी तो उसे भी हम जो है इसमें ऐड कर देते तो वो भी जो है हमारे मार्केट सप्लाई का क्या होती, पार्ट होती. और इसमें भी आप लोग देखोगे कि कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. प्राइस बढ़ रहा है साथ ही साथ में मार्केट सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ओके, बिकॉज वी नो कि प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. ठीक, तो आई गेस कि आपको सप्लाई शेड्यूल वाला जो कंसेप्ट है क्लियर है. आगे आता है सप्लाई कर्व. अब सप्लाई कर्व क्या हो गया, वो जो हमने शेड्यूल में देखा उसका जो एक हम बोलेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ठीक है, वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका कर्व. ऑलराइट, जो भी आपने जो है शेड्यूल में देखा उसमें टेबल बना हुआ था उसको हम एक ग्राफ पर प्लॉट कर दे तो वो हमारा बन जाता है सप्लाई कर्व. अब जैसे कि हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ा वैसे ही हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है एंड सेम गोज टू मार्केट सप्लाई शेड्यूल का मार्केट सप्लाई कर्व बनेगा. ऑलराइट, so individual supply curve refers to the graphical representation of individual supply schedule. ठीक है, individual supply curve क्या है, ये है एक graphical representation किसके बीच का, किसका, individual supply schedule का. ठीक है, इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. क्या बताता है सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व बताता है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. जो बाकी के सारे फैक्टर्स हैं, मतलब कि हमने जो सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े स्टूडेंट्स उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइस बढ़ने से या प्राइस कम होने से सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी. बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो हमें कैसे रखने हैं, कांस्टेंट रखने हैं. ठीक है, सप्लाई शेड्यूल में भी जो है हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो देखा था. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो सप्लाई कर्व है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस और सप्लाई जो है उसका रिलेशनशिप बताएगा एक ग्राफिकल
फॉर्म में। और रिलेशनशिप कैसा है वो हमें पता है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। विद इंक्रीज इन सप्लाई, सॉरी, विद इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड विद डिक्रीज इन प्राइस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। All right, so it can be drawn for any commodity by plotting each combination of the supply schedule on a graph। ये जो है किसी भी commodity के लिए हम लोग बना सकते हैं अपने supply curve को। कैसे बनाते हैं? जो various combinations हैं supply schedule के, उन्हें हम graph पर plot कर कर जो है अपना supply curve बनाते हैं। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गई है। फिर आगे चलते हैं, हम जो इसका कर्व है वो देखें तो देखो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हमने बनाया है। अब हमेशा याद रखना कि जब हम सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं तो ये हमें एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा। ठीक है, आपको जो डिमांड कर्व था स्टूडेंट्स वो डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलता था। वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों मिलता था? क्योंकि उसमें जो है इनवर्स रिलेशनशिप था। अगर जो दो चीजें हैं जो कि हम अपने ग्राफ पर लेते हैं, अगर इन दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से जो है अपवर्ड स्लोप ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यों हमें देखने को मिला? बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो कैसा कर्व मिला? ये ऐसा जो है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिला। जो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है वो इस फॉर्म से बनता है। ठीक, अपवर्ड हमेशा ऐसा जाता है और डाउनवर्ड हमेशा ऐसा आता है। तो जब हम सारे प्राइजेस और क्वांटिटी सप्लाइड को प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है अपना सप्लाई कर्व। और कैसा मिलता है? ये मिलता है हमें एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ऑलराइट, फिर आगे देखिए तो अब आता है हमारे पास में मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो है स्टूडेंट्स, ये ऐसा 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 भी हो रहा है। अगर मतलब कि एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं मिलकर अगर थोड़ी सी अगर स्लैंटिंग वाली भी मिल रही है तो कोई इशू नहीं है। वो हमें जो है कैसी जो मिल रही है मार्केट सप्लाई कर्व भी कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग ही है। ठीक है, और देखो जो आपका मार्केट सप्लाई कर्व होता है वो फ्लैटर होता है आपके इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से। ऐसा क्यों? जैसे कि देखो ये है एस ए और ये है हमारा एस एम, दैट इज एस एम क्या हो गया आपका मार्केट सप्लाई कर्व और ऐसे हुआ सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए। तो जो आपका एस ए है इसमें सिर्फ एक ही फर्म है ना, लेकिन एस एम में तो दूसरी फर्म्स भी है, एस एम में एस बी भी है, इसलिए जो है आपका मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर होता है आपके इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से। याद रखना है हमेशा कि जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो फ्लैटर आने वाला है किससे? आपके इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से। ऑलराइट, तो आई गेस कि आपको जो है मार्केट सप्लाई कर्व भी क्लियर होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आई गेस कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिर अब जो है हम लोग आगे बढ़े, अपने इस सप्लाई कर्व से आगे बढ़ते हैं और अब जो है हम लोग देखेंगे क्या? लॉ ऑफ सप्लाई। ऑलराइट, Law of supply state the direct relationship between price and quantity supplied, keeping other factors constant, that is ceteris paribus। सेट्रिस पेरेबस क्या होता है? दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना। ठीक है, इस टर्म का मतलब यही होता है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है अपने डिमांड वाले फंक्शन में। आई गेस कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा है तो फिर आपको ये भी पता होगा। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बोलता है कि जो गिवन प्राइस है, कमोडिटी का जो प्राइस है और जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी? कम होगी, वो भी डिक्रीज होने वाली। ठीक है, ये बोलता है हमें लॉ ऑफ सप्लाई। और ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो जो सप्लायर्स हैं उनकी क्या बढ़ती है? प्रॉफिटेबिलिटी। जब प्राइस बढ़ता है तभी जो सप्लायर्स है वो सोचते हैं कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा आइटम्स को सप्लाई करें ताकि हमारे पास में ज्यादा मनी आए, हम जो है ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इसलिए ये पर्टिकुलर लॉ है। जैसे कि हमने बोला था कि डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो एक कंज्यूमर की टेंडेंसी कि वो कम खरीदता है। तो अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर ज्यादा यूनिट्स को सप्लाई करता है, ये सोचकर कि अभी अगर ज्यादा यूनिट्स उसके जो है सेल आउट होंगे तो उसे जो है ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
ऑलराइट, तो जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो एकदम सिंपल सा हमारा लॉ है ये आप लोगों को क्लियर है। अब आगे चले तो अब आते हैं हमारे पास में अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब अजम्पशंस में हम क्या लिखने वाले हैं, देखो जो गिवन कमोडिटी का प्राइस है, ठीक है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, इस वाले पर्टिकुलर फैक्टर को छोड़कर, इस वाले फैक्टर को हमें छूना भी नहीं है, इसे जो है छोड़कर जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े हैं, जो सारे डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े हैं, उसमें हमें क्या लिख देना है, देयर इज नो चेंज इन दिस, देयर इज नो चेंज इन दिस, देयर इज नो चेंज इन दिस। ठीक है, जो सारे फैक्टर्स हैं वो सारे हमें इस वे में लिखने हैं कि वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। तो सप्लाई के लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस बताना बहुत ही ईजी है, अगर आपको जो सप्लाई है उसके सारे डिटर्मिनेंट्स पता हो तो। सिर्फ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी को हमें छूना भी नहीं है, और इसके अलावा जो बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स है उसमें हमें नो चेंज या कांस्टेंट जो है वो लिखना है। जैसे कि देखो यहां पर लिखा हमने प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, prices of factors of production remain the same, there is no change in the taxation policy, goals of the producers remain the same। क्योंकि अगर इसे छोड़कर इनमें से किसी में भी चेंजेस आए तो उसकी वजह से जो है सप्लाई चेंज हो सकती है। और लॉ ऑफ सप्लाई में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है दैट इज सेट्रिस पेरेबस, कि हमें जो है बाकी सारे फैक्टर्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए जो है आपका ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसके अजम्पशंस में हम बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें कैसे रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो इसके अजम्पशंस हैं जो कि सुपर इजी है, ये आप लोगों को क्लियर होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई में ही हमारे पास में जो है उसका शेड्यूल और ग्राफ आता है। शेड्यूल और ग्राफ क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसी के साथ साथ में जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या हो रही है, वो भी हो रही है इंक्रीज। एंड सेम गोज हेयर कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो कैसा है, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो कि ये शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या आ गई, हमारी सप्लाई कर्व आ गई है। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है आपका सप्लाई कर्व, आपका सप्लाई शेड्यूल, आपका लॉ ऑफ सप्लाई, आपके अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई अच्छे से क्लियर होंगे। फिर आगे चलते हैं, अब आते हैं कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देखें हम लोग। सो इट स्टेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड अज्यूमिंग नो चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। राइट, ये चीज हम लोग समझ चुके हैं, ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली है कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो हमें क्या स्टेट करता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टेट करता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। और ये अज्यूम करना है कि बाकी के जो सारे फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ आपको बता रहा है कि विद इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई इंक्रीजेस एंड विद डिक्रीज इन प्राइस सप्लाई डिक्रीजेस। ठीक है, ये उसे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक, जो लॉ ऑफ सप्लाई वो हमें ये नहीं बता रहे कि प्राइस में कितने चेंज की वजह से कितना सप्लाई चेंज हो रहा है। वो अगर ये चीज शो करता तो हम उसे बोलते कि वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन जो है वहां पर क्वांटिटी नहीं बताई जा रही है, वहां पर सिर्फ क्वालिटी बताई जा रही है कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप है। ऑलराइट, बाकी जो है अगर यहाँ पर क्वांटिटेटिव हम कब बोलते, जब वो बताता कि इतने परसेंट चेंज इन प्राइस लीड्स टू दिस मच परसेंट चेंज इन डिमांड, सॉरी सप्लाई। और ये जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है ये कौन बताता है, ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सप्लाई जो है वो हमें कौन सी स्टेटमेंट, सप्लाई कौन, लॉ ऑफ सप्लाई कौन सी स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ऑलराइट, इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड द रिजल्टेड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई वो कोई भी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश नहीं करता है। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मतलब कि उससे हम ये बोलेंगे कि अगर मान लो प्राइस इतने प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है तो वो जो है हमें ये नहीं बता रहे कि सप्लाई कितने प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा। तो इस काइंड का कोई भी प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश नहीं करता है लॉ ऑफ सप्लाई। ऑलराइट, जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई वो सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज बताता है कि हाँ, विद इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, विद डिक्रीज इन प्राइस सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। बाकी कोई जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं बताया, कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो है वो नहीं यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है। फिर एक और बात आती है यहाँ पर, लॉ इज वन साइडेड। लॉ कैसा है? वन साइडेड। वन साइडेड कैसा है, क्या क्यों है, मतलब कि कैसे पता चला? बिकॉज स्टूडेंट्स हमारा जो लॉ है वो ये बोलता है कि प्राइस में चेंजेस की वजह से आपकी सप्लाई कितनी चेंज हुई। ये नहीं बताता कि सप्लाई में चेंज हुआ तो प्राइस में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक साइड से चल रहा है कि प्राइस में चेंज हुआ तो सप्लाई में कितना चेंज है। अगर डबल साइडेड हम बोलते तो उसका मतलब ये होता कि वो हमें ये शो करता है कि सप्लाई में चेंज की वजह से प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम एक साइड से देखते हैं कि अच्छा प्राइस चेंज हुआ है तो उसकी वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो है हम बोलते हैं कि ये लॉ कैसा है, ये जो लॉ है ये वन साइडेड है। ऑलराइट, तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें पता होने चाहिए हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। ऑलराइट, फिर आगे बढ़े, रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये क्यों जो है ऑपरेट होता है, उसके पीछे ये रीजन क्यों है, मतलब कि प्राइस और सप्लाई में जो है क्वांटिटी सप्लाइड जो है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों होता है, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो हमारे पास में यहाँ पर उसके आते हैं रीजंस। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव सबसे मेन रीजन आ गया, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो जो एक प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो इंक्रीजिंग प्राइस पर ज्यादा अगर सप्लाई करेगा तो उसे जो है ज्यादा मनी भी तो मिलने वाला है, वो ज्यादा मनी रिसीव करेगा, राइट, बिकॉज प्राइसेस ज्यादा हैं। जहां वो 2-3 को बेचकर 2-3 यूनिट्स को बेचकर जितने पैसे कमा रहा था, अगर प्राइस बढ़ जाए तो वही चीज जो है वो कम यूनिट्स को सेल आउट कर उसे मिल जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, वो जो है ज्यादा सप्लाई करेगा एट इंक्रीज प्राइस बिकॉज उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और वहीं अगर जो है प्राइसेस डिक्रीज होने लगे तो एक जो सप्लायर है वो कम सप्लाई करेगा बिकॉज उसे जो है फिर प्रॉफिट उतना जनरेट नहीं होगा, उसके जो गुड्स हैं वो लॉस में जाएंगे, मतलब कि जितना प्रॉफिट अर्न कर सकते थे एटलीस्ट उतना तो नहीं मिला ना, उसका कॉस्ट उतना नहीं निकल पाएगा, वो ज्यादा मनी जो है वो अर्न नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो है जब प्राइसेस कम होते हैं तो एक जो सप्लायर है वो सप्लाई भी अपनी क्या कर देता है, कम कर देता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। देखो जैसे ही ना कहीं पर भी किसी भी मार्केट में देखने को मिला कि यहाँ पर जो है प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर मैं एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो विद इंक्रीजिंग प्राइस जो प्रॉफिट है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, राइट। ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, राइट। जब प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा तो जो बाकी की फर्म्स है वो क्या सोचेंगे कि हम इस मार्केट में एंटर करते हैं जहां पर जो है प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो उस मार्केट में जब एंटर करेंगे तो क्या हुआ, जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो हुई इंक्रीज, और नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, ये चीज हमें पता है, राइट। तो जो नंबर ऑफ फर्म्स है उसके इंक्रीज होने से सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वहीं हम बोल रहे हैं कि जो प्राइसेस है वो क्या हो गए, वो हो गए डिक्रीज, तो इसकी वजह से प्रॉफिट भी डिक्रीज होने लगा। अब अगर ये डिक्रीजिंग प्राइस एक लंबे टाइम के पीरियड के लिए चलने लगे तो बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक जो है प्रॉफिट और डिक्रीज होता जाएगा। तो कुछ जो फर्म्स है जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी वो मार्केट को छोड़ देंगी, तो नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स है इसकी वजह से भी जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो ऑपरेट होता है। ऑलराइट, फिर चेंज इन स्टॉक, जो स्टॉक है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। विद इंक्रीजिंग प्राइस हम स्टॉक बढ़ाएंगे अपना, राइट, कि अब जो है जल्दी जल्दी अपना प्रोडक्शन करो, जब प्रोडक्शन जल्दी करेंगे तो फिर उतना जो है स्टॉक बढ़ा और उतना जो है सेल आउट भी करना ही पड़ेगा, उसे जो है ऐसे ही तो रख के रखेंगे नहीं, राइट। तो ये जो है ये भी किस चीज को लीड करता है, आपके लॉ ऑफ सप्लाई को। ऑलराइट, तो ये कुछ हमारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ऑपरेट होता है, ठीक। फिर आगे चले, अब आते हैं हमारे पास में एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। क्या एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई के, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब कि अगर किसी सप्लायर को है कि इन फ्यूचर जो प्राइसेस है वो चेंज हो सकते हैं तो वो अभी जो है अपनी सप्लाई रोक देगा। ओके, जैसे कि मान लो जो प्राइस है वो पहले था कितना, किसी एक कमोडिटी का हमने लिया कि वो था 100 रुपीज,
ठीक है। फिर उसके बाद में ये प्राइस इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज होकर गया 200 रुपीज पर। अब अगर हम देखें तो जब ये 100 से 200 गया तो एथिकली या हम बोले अपने लॉ के साथ में अगर हम चलना चाहें तो जो सप्लाई है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो सप्लायर्स है ना, उन्हें क्या लग रहा है कि अभी प्राइस और बढ़ेगा, ये जो 200 है ना इससे भी ज्यादा बढ़ेगा इन फ्यूचर। ये जो है ना कुछ टाइम बाद में ये प्राइस 400 होने वाला है। ऑलराइट, ये सप्लायर्स को ऐसा लग रहा है। तो ये जो है 400 का जो प्राइस है जो कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, उसकी वजह से ये जो 100 से 200 प्राइस बढ़ा है ना, उसका जो है वो हमें सप्लाई में इंक्रीज नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि हाँ प्राइस और बढ़ सकता है तो सप्लायर्स बोलेंगे कि हम अभी नहीं सप्लाई करेंगे, थोड़ा सा और हम स्टॉक बना ले, जब प्राइसेस और बढ़ेंगे तब हम एक साथ में पूरा सप्लाई करेंगे और ज्यादा जो प्रॉफिट है वो अर्न करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये आपको क्या है, ये आपको बता रहा है कि विद इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई नहीं बढ़ा। और यही अगर मैं ले लूं एक इसका दूसरा सिनेरियो, जैसे कि मान लो हमारा जो प्राइस है वो था 400, अब आ गया हमारा प्राइस कितने पर, 200 पर। अब वैसे तो ये प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसे प्राइस पर जो सप्लाई है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है सप्लाई? क्योंकि जो सप्लायर्स है उन्हें लग रहा है कि ये 200 से और नीचे जाने वाला है, ये इन फ्यूचर जो है ये 100 रुपीज ही हो जाएगा। तो जो सप्लायर्स है वो ये सोच रहे हैं कि अब जब अगर प्राइस और कम हो जाएगा तो वो और ज्यादा लॉस में चले जाएंगे, राइट। तो इससे अच्छा है कि एट प्रेजेंट जो 200 मिल रहा है कम से कम उसी पर जो है अपने गुड्स को सप्लाई कर दिए जाए। अदरवाइज ये अगर 100 रुपीज हो जाएगा तो ये और ज्यादा जो है डिक्रीज हो जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। ऑलराइट, तो इसके लिए जो है सप्लाई को डिक्रीज होते हुए प्राइस पर भी बढ़ती हुई हमें दिख सकती है अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऐसे रहे तो। ऑलराइट, तो आई गेस की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो है वो हमारा एक्सेप्शन कैसे बनता है ये चीज आप लोगों को जो है क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स जो है उन पर लॉ ऑफ सप्लाई इतना एप्लीकेबल नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है स्टूडेंट्स? जो एग्रीकल्चर गुड्स है वो खराब भी हो सकते हैं, राइट। अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं है तो एक जो फार्मर है वो क्या सोचेगा कि अगर कम भी प्राइस मिल रहा है तो उसे सेल कर दे, क्योंकि अगर बारिश वारिश हो गई और यहाँ पे रखा हुआ ये जो हमारा पर्टिकुलर प्रोड्यूस है ये अगर खराब हो गया तो जितना अभी मनी मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये जो एग्रीकल्चर गुड्स है ये कैसे नेचर के होते हैं? ये जो है वो हमारे एक पेरिशेबल नेचर के होते हैं। अगर हम नेक्स्ट वाला देखें दैट इज पेरिशेबल गुड्स, तो ये भी उसी में ही आने वाला है कि ऐसे गुड्स जो कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करके रखे जा सकते हैं, उनकी जो है सप्लाई बढ़ जाती है इवन एट रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रखे तो वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे, और अगर वो खराब हो गए तो फिर उसके बाद में तो जितना मनी आज मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे गुड्स जो हैं ये हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के बाहर रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स देखो स्टूडेंट्स, रेयर आर्टिकल्स जो होते हैं उनकी प्राइस कैसी होती है? उनकी प्राइस हाई होती है। प्राइस हाई है तो अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग बात करें तो प्राइस हाई है तो सप्लाई भी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। लेकिन दीज आर रेयर आर्टिकल्स, ठीक है, मतलब कि बहुत ही रेयर चीजें हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में है। ओके, जैसे कि किसी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट की क्या पेंटिंग हो गई, ठीक, तो ये क्या है? ये रेयर आर्टिकल्स हैं। तो अब इसकी जो सप्लाई है वो अगर हम किससे देखें, अगर हम बोले अपने लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो प्राइस तो इनका बहुत हाई रहता है, तो इनका जब प्राइस हाई तो इनकी सप्लाई भी हाई होनी चाहिए। बट हम देखते हैं कि इनकी जो सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा कैसी होती है? कम होती है, राइट। कम क्यों होती है? क्योंकि वो है ही रेयर, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो इनका प्राइस हाई रहता है तो भी इनकी सप्लाई कम रहती है। तो ये हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के अपोजिट में वर्क कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए जो है ये क्या हुआ? हमारा एक एक्सेप्शन बना लॉ ऑफ सप्लाई का, दैट इज विथ हाई प्राइस ऑल्सो द सप्लाई रिमेन्स लो। ऑलराइट, और फिर आती है बैकवर्ड कंट्रीज। बैकवर्ड कंट्रीज में लो प्राइसेस पर भी जो है हाई सप्लाई करनी पड़ती है। ऑलराइट, तो ये जो है ये कुछ क्या हो गए? ये कुछ बनते हैं हमारे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई।
आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, और ये जो लॉ ऑफ सप्लाई का पूरा ही हमारा कंसेप्ट है, ये पूरा ही कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है। ठीक, फिर आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट वाले जो हमारा क्या टॉपिक पर, दैट इज मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। अब देखो सप्लाई कर्व हम लोगों ने पढ़ लिया ना, कैसा होता है हमारा सप्लाई कर्व, दिस इज आवर सप्लाई कर्व, ऑलराइट। इसमें जो है प्राइस है और हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है। अब हमारे पास में एक कंसेप्ट आता है दैट इज मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। अब अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिमांड वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस वाले में जो है कुछ भी समझने की न्यू ज्यादा जो है समझने की जरूरत भी नहीं होगी, और बहुत ज्यादा जो है आपको इसमें टाइम भी नहीं लगने वाला है। हमने पढ़ा था मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ओके, तो अगर आपको याद होगा तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो टर्म आता है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपका जो सप्लाई कर्व है स्टूडेंट्स, उसी ये जो सप्लाई कर्व है ना, इसी में मूवमेंट होना, ऊपर या नीचे, ठीक है, या तो सप्लाई एक्सटेंड हो रही है या सप्लाई जो वो डिक्रीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो है एक ही सप्लाई कर्व में जब सप्लाई हमारी जो है वो एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हम उसे बोलते हैं मूवमेंट। अब ये जो हमारा सप्लाई कर्व है स्टूडेंट्स, इसमें क्या दो चीजें हैं, यहाँ पर है हमारी सप्लाई और है हमारे पास में प्राइस, ठीक है। तो अगर मूवमेंट हो रहा है तो इट मींस कि ये प्राइस के चेंजेस की वजह से मूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो सप्लाई है ये बढ़ती जा रही है, वो एक्सपांड होती जा रही है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे जो आपकी सप्लाई है वो भी क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज हो रही है, ये जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस की वजह से, ठीक है। प्राइस चेंज हो रहा है इसलिए जो आपका सप्लाई कर्व है उसमें हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसे जो है स्टूडेंट्स हम मूवमेंट इन सप्लाई कर्व को ये भी बोलते हैं दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये याद रखना, अभी जब हम आगे शिफ्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम एक दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है ये क्यों ऑकर होता है, दिस ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, राइट। यही अभी अभी मैंने आपको बताया कि मूवमेंट कब होगा, जब प्राइस चेंज होंगे। सो दैट मीन्स कि इस मूवमेंट को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड दिस ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब ये जो चेंज इन प्राइस है ये किस चीज को लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। अलोंग का मतलब क्या हो गया कि उसी सेम सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जब मूवमेंट की बात करें ना तो सीधी सी बात आपको यही ध्यान रखनी है कि मूवमेंट कब होगा, जब प्राइस में चेंजेस होंगे, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है दिस इज ईदर अपवर्ड मूवमेंट और दिस इज ईदर डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट लिख लेना, इसको मूवमेंट मत लिखना। तो अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट जो है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, मतलब कि अगर हमारा सप्लाई कर्व जो है वो अगर अपवर्ड की साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है, राइट। ये सप्लाई आप देख सकते हो इधर से इधर जा रही है, सप्लाई आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपांशन इन सप्लाई, दैट इज सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज या एक्सपांड हुई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। सप्लाई इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होता है, ऑलराइट। और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो क्यों होगा स्टूडेंट्स, वो होगा बिकॉज मतलब कि वो क्यों होगा, वो होगा ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो डिक्रीज इन प्राइस की वजह से होगा, जिसमें कि हम बोलेंगे कि जो आपकी सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अगर यहाँ पर थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो है उसमें जो है आपको सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखती है, उसमें हम बोलेंगे कि डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ऑलराइट। अब इस चीज को जो है हम प्रॉपर ग्राफिकली देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आया हमारे पास में एक्सपांशन इन सप्लाई। एक्सपांशन इन सप्लाई रिफर्स टू अ राइज इन दी quantity supplied due to increase in price of the commodity, other factors remaining constant, ठीक है। आपका जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंजेस की वजह से क्या होगा, आपकी सप्लाई चेंज होगी। याद रखिएगा ये आपके जो बाकी के अदर फैक्टर्स है वो कैसे रहने वाले हैं, वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो एक्सपांशन है सप्लाई में वो क्यों होगी, वो होगी बिकॉज ऑफ राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड
ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ा तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें क्या देखने को मिला, एक्सपांशन देखने को मिला सप्लाई में। ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये याद रखना, जब हम मूवमेंट बोल रहे हैं ना तो क्वांटिटी सप्लाइड हम लिखेंगे, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इधर इट इज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अभी आगे हम एक शिफ्ट वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें हम क्वांटिटी सप्लाइड नहीं लेते, उसमें हम जो है दूसरा टर्म लेंगे, ठीक है, उसमें हम डायरेक्टली चेंज इन सप्लाई लेते हैं। तो इसलिए आपको चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका अगर हम शेड्यूल और ग्राफ देखें तो कुछ ये देख सकते हैं, देखो यहां से जो प्राइस है वो 20 से 25 गया, तो हमारी जो क्वांटिटी है सप्लाइड वो क्या हुई, 100 से 150 गई, एक्सपांड हो रही है, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, तो ये होगा आपका क्या, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये प्राइस हमारा 20 है और सप्लाई कितनी है, 100 है, ठीक है। फिर प्राइस जो है वो 25 हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी क्या होगी, सप्लाई भी इंक्रीज होगी। अब सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो ये एक पॉइंट पर जो है हमारा सप्लाई कर्व बना और यहाँ पर जो है प्रीवियस वाली उस पर था, तो हम ए से बी पर गए, तो ये चीज हमें क्या शो कर रही है कि हमारी सप्लाई कर्व में हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, राइट। तो ये क्या है, ये आया आपका एक अपवर्ड मूवमेंट, ऑलराइट, दैट इज एक्सपांशन इन सप्लाई, ठीक। अब जैसे हमने एक्सपांशन इन सप्लाई देखा है वैसे ही हम क्या देख लेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई देख लेंगे। एकदम ही इजी सा क्या है हमारा कंसेप्ट है। अब कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या हो गया, रिफर्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो फॉल होगी, क्यों फॉल होगी, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हमें पता है कि कब क्वांटिटी सप्लाइड जो है फॉल होती है, जब प्राइसेस जो हैं वो फॉल होंगी, ठीक है, बिकॉज मूवमेंट में हम बाकी सारे फैक्टर्स को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस में चेंज है उसकी वजह से जो सप्लाई में चेंज आता है वो हम लोग मूवमेंट में लेते हैं, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट हमने बता दिया। ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसका जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई है इसे हम और क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ऑलराइट। अब इसका भी जो है हम शेड्यूल और ग्राफ देखें तो ये आया हमारा शेड्यूल, दैट इज प्राइस हम देख सकते हैं क्या हुआ है, 20 से 15 पर आया है और क्वांटिटी किस पर आई है, 100 से 70 पर, ठीक है। तो दैट मींस ये हमें शो कर रहा है कि देखो प्राइस डिक्रीज हुआ तो जो क्वांटिटी है वो भी क्या हुई, वो भी हुई आपकी डिक्रीज। ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले प्राइस आपका 20 था तो यूनिट सप्लाइड कितनी थी, 100 थी, ये प्राइस कम हुआ, ये 20 से 15 पर आया, तो जो आपके यूनिट सप्लाइड है ये क्या हुए, ये आए आपके 100 से 70 पर, ये भी कम हो गई। पहले हमारी सप्लाई थी ए वाले पॉइंट पर, अब हमारी सप्लाई बी पॉइंट पर हो गई है, तो ये हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, दैट इज हमारी जो सप्लाई है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है सप्लाई में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ऑलराइट। तो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है ये जो हमारा मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व है ये। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला कंसेप्ट आता है, दैट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब शिफ्ट इन सप्लाई कर्व अगर मैं बोल रही हूं तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो गया। जैसे कि ये हमारा सप्लाई कर्व रहता है स्टूडेंट्स, राइट, अब ये अपनी जगह से ही शिफ्ट हो गया, उसे हम शिफ्ट बोलेंगे ना। मूवमेंट अलोंग में तो हमने पढ़ लिया कि इसी पर्टिकुलर ग्राफ में जो है मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन अगर मैं शिफ्ट की बात कर रही हूं तो या तो ये मेरा राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर ये मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब ये शिफ्ट कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल सिर्फ तब है जब हमारे जो प्राइजेस हैं वो रहे कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब हम शिफ्ट की बात करेंगे तो याद रखना प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस के अलावा जो हमने बाकी सारे फैक्टर्स पढ़े ना उनमें चेंजेस होंगे, ठीक है। तो वो जो है वो आपके शिफ्ट को लीड करेंगे, ठीक। अब चलो देख लेते हैं हम जल्दी से इस वाले फ्लो चार्ट को।
चेंज इन सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को हम चेंज इन सप्लाई बोलते हैं, और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व को हम क्या बोलते थे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चेंज इन सप्लाई ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। क्यों ऑकर हुआ, बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है, प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज की वजह से। This leads to shift in the supply curve. Shift is either rightward or leftward, ठीक है। rightward shift कब होगा, जब इंक्रीज हो रही है सप्लाई, क्योंकि जब आप rightward साइड जा रहे हो, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ गई। तो rightward shift कब होगा, ये वाला rightward है, जब आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है। और लेफ्टवर्ड कब होगा, जब सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपका राइटवर्ड शिफ्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं, क्योंकि सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एट दी सेम प्राइस। किस चीज में चेंज हुआ, जो बाकी सारे हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े, फैक्टर्स ऑफ सप्लाई पढ़े, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग सप्लाई पढ़े, तो प्राइस को छोड़कर जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं उनमें अगर फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं तो आपकी जो सप्लाई है वो क्या होगी, वो होगी इंक्रीज। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एट दी सेम प्राइस, ठीक है। प्राइस सेम है लेकिन जो अदर फैक्टर्स है उनमें क्या आ गया, अनफेवरेबल चेंज आ गया। जैसे कि जो टैक्सेस है वो बढ़ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई। इंक्रीज कब हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, ज्यादा फर्म्स जो है हमारी उसमें आ गई है, मार्केट में आ गई, तो इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई, ठीक है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंजेस हम लोग बोल देंगे। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चेंज इन सप्लाई कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये समझ में आ गया। अब जो है हम एक एक बार जो है अपना राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को अपना जो ग्राफ है, ओके, और जो शेड्यूल है उसके साथ में देख लेते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज कब होगी, जब फेवरेबल चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू द राइज इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी caused due to any factor other than the own price of the commodity। तो अब आप लोग देख सकते हो अपने शेड्यूल में कि जो प्राइस है वो कैसा है, सेम है, 2020 प्राइस रखा है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जो कि सप्लाई की गई है, दैट इज वो 100 से 150 गई है। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एनी फेवरेबल चेंज, ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई, गोल्स जो है वो कुछ इस फर्म में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से चेंज हो गए, या फिर हम बोले टैक्सेस कम हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, कुछ भी हो सकता है। जो हमने बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े प्राइस को छोड़कर, उनमें से किसी भी डिटर्मिनेंट की वजह से जो है आपकी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। तो इसमें आप लोग देखोगे कि हमने जो अपना ग्राफ बनाया है उसमें हम लोग प्राइस और क्वांटिटी सप्लाईड ही लेने वाले हैं। आपका ये जो प्राइस है ये 20 रहेगा कांस्टेंट, इसलिए आपको ये जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये है आपका सप्लाई कर्व, और वो जब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज S1 जो है वो आपको मिल गया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग देख सकते हैं कि ये 100 से 150 हो गया, तो ये जो राइटवर्ड शिफ्ट है वो क्या बता रहा है, हमारा इंक्रीज इन सप्लाई। ऑलराइट, फिर जैसे हमने इंक्रीज इन सप्लाई देखा, सेम वे में आ जाएगा हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई क्या हो जाएगा, कोई भी अनफेवरेबल चेंज हुआ है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में तो वो आपको डिक्रीज बताएगा सप्लाई में। ऑलराइट, जैसे कि टैक्सेस बढ़ गए, सब्सिडीज कम हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गए, तो उसकी वजह से जो सप्लाई है वो हमें डिक्रीज होते हुए दिखेगी। उसका जो खुद का प्राइस है वो सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है उनमें चेंजेस हो रहे हैं। तो डिक्रीज इन supply refers to a fall in supply of a commodity caused due to any factor other than own price of the commodity। और ये जो है ये हमारा ग्राफ बन गया है। सो SS जो है ये हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व, और फिर उसमें जो है क्या देखने को मिला हमें, डिक्रीज, दैट इज जो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज S1 जो है ये हमें देखने को मिला। तो ये जो है 20 हमारा प्राइस रहा, और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट दैट इज 100 से 70 आ गई हमारी क्वांटिटी सप्लाइड। ऑलराइट, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, इसमें डिक्रीज इन सप्लाई जो है वो शो
हो रहा है। आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई का कंसेप्ट, साथ ही साथ में जो है हमारा इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड का। क्वांटिटी सप्लाइड हम कब लिखते हैं, जब मूवमेंट होता है अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, और जो है डिक्रीज इन सप्लाई या इंक्रीज इन सप्लाई सिर्फ जो है सप्लाई हम कब लिखते हैं, जब शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व में। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है ये। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे आता है हमारे पास में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से क्या मतलब समझ में आया। यहां पर सबसे पहले ये देखो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब कि कितना चेंजेस होंगे, ठीक है, कितनी इलास्टिक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस में जो चेंज है उसकी वजह से सप्लाई कितनी चेंज हो रही है, ये बताता है हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दैट मींस कि क्या आपकी सप्लाई इलास्टिक है। सप्लाई इलास्टिक होने का मतलब देखो, आपको जो है स्टूडेंट्स इलास्टिक आप लोगों को पता है ना, रबर बैंड ले लो, रबर बैंड में क्या होती है, इलास्टिक होती है। उसे जो है आप लोग अलग अलग रबर बैंड आप लोगों ने देखी होगी, कुछ ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा जो है हम उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, कुछ होती है जो कि थोड़ी स्ट्रेच होती है। तो हम क्या बोलेंगे, जो थोड़ी स्ट्रेच हो रही है उसे हम बोलेंगे कि ये लेस इलास्टिक है। दैट मींस ये लेस चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, हमारे फोर्स से उसमें लेस चेंज हो रहा है। वहीं अगर हम बोले कि ये बहुत इलास्टिक है तो वो क्या हो रहा है, उसमें बहुत चेंज हो रहा है। दैट मींस कि अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी जो सप्लाई है वो थोड़ी चेंज हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज लेस इलास्टिक। ऑलराइट, और अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी सप्लाई जो है वो काफी चेंज हो रही है तो वो होता है एक इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक सप्लाई, या फिर मोर इलास्टिक सप्लाई। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है इलास्टिसिटी का मतलब क्लियर हो गया। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो हमें बताती है क्या, एक डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, किस चीज की, सप्लाई किसके रिलेशन में, चेंज इन प्राइस के रिलेशन में, ठीक है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of supply of a commodity with reference to change in the price of such commodity. All right, price elasticity of supply क्या हो गया, ये हो गया degree of responsiveness, किसकी degree of responsiveness, supply of a commodity with reference to change in the price of such commodity। जितना प्राइस चेंज हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई कितनी चेंज हो रही है, that is what we called price elasticity of supply। ऑलराइट, आई गेस अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी, सेम वे में हम लोग जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आता है हमारे पास में परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने परसेंटेज मेथड पढ़ा था फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेम वे में हम जो है सप्लाई पढ़ेंगे। मैं इसलिए बार बार डिमांड को यहाँ पर लेकर आ रही हूँ क्योंकि अगर आप जो है ना थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे तो अगर आपने एक चीज ढंग से पढ़ ली तो सेकेंड वाले में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है, बिकॉज जो है सिर्फ कुछ टर्म बदलता है। जैसे कि अगर हम डिमांड के बेसिस पर पढ़ते तो जहां पर यहाँ पर सप्लाई है वहां पर हम डिमांड लिखते, बाकी के जो कंसेप्ट है, जो कैलकुलेशन है, वो पार्ट सेम ही रहता है। इसलिए मैं आपको बार बार जो हूं बार बार रिलेट करके बताती हूं ताकि आप लोगों के माइंड में वो क्लैरिटी रहे और आप भी जो रिलेट करके चीजों को पढ़ सको, जो कि इजी रहेगा, ठीक है। So according to this method, elasticity is measured as the ratio of percentage change in the quantity supplied to percentage change in price। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम जो इलास्टिसिटी है उसे कैसे मेजर करते हैं, उसे मेजर करते हैं एज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का रेशियो किसके साथ में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इस वे से जो हम निकालते हैं वो होता है हमारा परसेंटेज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट इज दिस वुड बी आवर फॉर्मूला। अब बात आती है कि हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं कि मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, चेंज इन क्यू, Q क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100। ये Q क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा इनिशियल Q है। देखो जब भी हमें इलास्टिसिटी निकालनी होती है ना तो हमारे पास में चार चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या, एक होता है Q, एक होता है Q1, एक होता है P और एक होता है P1, ठीक है। Q इज व्हाट, योर इनिशियल क्वांटिटी और P होता है आपका इनिशियल प्राइस।
Q1 होता है आपका न्यू क्वांटिटी और P1 होता है आपका न्यू प्राइस। दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा Q 50 है और Q1 100 है और मैं बोल रही हूँ मेरा प्राइस जो है P10 है और P1 कितना है 20 है, तो ये मुझे ये बता रहा है कि जब प्राइस 10 था तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड 50 थी, जब प्राइस इंक्रीज हुआ 20 हुआ तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड 100 बन गई। अब मुझे चेंज इन क्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी? चेंज इन क्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q, दैट इज 100 माइनस 50। ऑलराइट, तो ये क्या आया स्टूडेंट्स? ये आया आपका 100 माइनस 50 कितना हो गया? 50 हो गया। चेंज इन क्यू मैंने बोला 50 है। अब क्यू कितना है? क्यू है हमारा 50, तो एज इट इज इसको 50 लिख दो और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख दो। ऑलराइट, अब इसको अगर मैं जो हूं कैंसिल आउट करूं, इसको जो है सिंप्लीफाई करूं, तो ये 50-50 कैंसिल आउट होकर 1 बन गया। सो दैट इज आपका जो चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितना आ गया? वो आ गया आपका 100%। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करके बता दिया। अब मैं इस चीज को रब कर रही हूं क्योंकि हमें प्राइस के बारे में भी सीखना है। तो ये आ गया हमारा कितना? 100%। अब इसके बाद में बात आती है कि इसकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस की। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है ना, तो जैसे मैंने क्वांटिटी सप्लाइड का निकाला ना वैसे ही निकालूंगी। बस ये क्यू की जगह पर अब पी लिख दो। ठीक है, चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस मिल जाएगा। अब चेंज इन पी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? चेंज इन पी को हम फाइंड आउट करेंगे P1 माइनस पी करके। ऑलराइट, P1 है आपका 20, P है आपका कितना? 10, तो 20 माइनस 10 किया तो ये आया हमारे पास में 10। अब चेंज इन P हमें जो है 10 मिल गया है। आपका जो P है वो कितना है? वो है 10 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसमें भी हमें जो है 1 मिला। दैट इज 1 इंटू 100 कितना हो गया? ये भी 100 में हम इसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो भी आपका कितना निकला? 100 निकला। मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितनी आ गई? वो आ गई 1। अब एक चीज ध्यान रखना, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में डिफरेंस है, वो ये है स्टूडेंट्स कि आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ठीक है, ईडी जो है वो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। जो ईडी होता है वो हमेशा जो है उसका आंसर आपका नेगेटिव में आता है, और जो आपका ईएस होता है, ईएस इज व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो आपकी पॉजिटिव में आती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम जो दो मेजर्स ले रहे हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा, और डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो आपका जो आंसर है वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ईडी नेगेटिव आता है और ईएस क्या आता है? पॉजिटिव आता है। आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से फाइंड आउट करके बता दिया है, जो कि अब आई होप सो कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। ठीक है, अब हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, ईएस कितना आया? 1 आया। अब ये 1 क्या सिग्निफाई करता है ये हम लोग अभी आगे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रही कि ये 1 क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 1 सिग्निफाई करता क्या है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया ना वही चीज यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मूला वाइज लिखा हुआ है, आप इसका जो है आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल आपको हवा में बताया था कि देखो ऐसा 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 होता है। उसे अगर प्रॉपर आप फॉर्मूले टर्म्स में लेना चाहो तो ये आ जाएगी आपकी। लाइक परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हमने निकाला, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे हम चेंज इन क्यू को फाइंड आउट करते हैं? न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। ये पूरा जो है इस वे में हमने यहाँ पर बताया है। ऑलराइट, आप लोग इसे आपके रेफरेंस के लिए देख सकते हो, बाकी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक, अब आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट वाला जो हमारा मेथड है दैट इज प्रोपोर्शनेट मेथड। अब देखो प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है अभी पढ़ा परसेंटेज मेथड, उसमें हमने क्या लिया था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को निकालते कैसे हैं? हम उसे निकालते हैं चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। इसको मैंने सेपरेटली निकाला था। ठीक है, इसके बाद में अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी? चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय 100।
राइट मतलब कि अगर उसमें परसेंटेज मेथड में वो जो वहां पर दोनों चीजें हमारे पास में लिखी थी, अगर मैं उन्हें सेपरेटली फाइंड आउट ना करके वहीं पर ही जो है फॉर्मूले में फाइंड आउट करना चाहूं, तो मेरा जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ऐसा ही कुछ जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। दैट इज प्रोपोर्शनेट मेथड में जो है ना हम वो नहीं लिखते कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और वो नहीं लिखते, डायरेक्टली हम ऐसे लेते हैं। अब इसे जो है सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसे किया जाए अब क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, देखो ये जो 100 है और ये जो 100 है ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास में बचा क्या, ये पर्टिकुलर चीज जो है ये बची है। अब स्टूडेंट्स आपको इसमें क्या करना है, इसमें जो है हम प्रॉपर हमारा जो ये जो फिगर्स है इन्हें ऊपर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, ये जो है आपका P ये सबसे ऊपर जाएगा यहाँ पर, राइट इस चेंज इन Q के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और ये जो चेंज इन P है ये जो है इस न्यूमरेटर में क्या, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये आपके सिंपल मैथमेटिक्स के टर्म्स है। ये जो चीज है ये सबसे ऊपर जाने वाली है और ये वाली जो है वो इसके ऊपर जाने वाली है, राइट। तो इस वे में हम लोग लेकर जाएंगे। तो अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो हमारे पास में क्या आएगा, चेंज इन Q मल्टीप्लाइड बाय P, ये P जो है लास्ट वाला उसको हम सबसे ऊपर लेकर गए, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर ये Q है मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन P। ऑलराइट इस फॉर्म में जो है हमारा फॉर्मूला बनेगा। नाउ अगर मैं इसको जो है थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए और थोड़ा हमें भी क्लैरिटी रहे उसके लिए जो है हम इसे थोड़ा सा और जो है इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं इस पर्टिकुलर को ऐसे लिख दूं, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q, तो क्या कुछ डिफरेंस हुआ, क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप चेंज इन Q चेंज इन P Q सब ले आओ और यहाँ पे लिख दो और वही यहाँ पे लिख दो, जो अभी हम लोगों ने लिए थे वही लें। हम लोगों ने चेंज इन Q क्या फाइंड आउट किया था, 50 फाइंड आउट किया था, ठीक है। मैं दोनों में ही आपको फॉर्म करके बता देती हूँ। ये हमने 50 लिया था, P था हमारा 10, इसको हमने डिवाइड किया, Q कितना था, Q था हमारा 50 और चेंज इन P था हमारा 10, ऑलराइट। और वही मैं इस वाले में लिखूं अपने नेक्स्ट वाले में, तो भी हमारे पास में क्या आएगा, चेंज इन Q हमारा था 50, चेंज इन P था हमारा 10, आपका P कितना था, P था आपका 10 और चेंज इन Q कितना था 50, ऑलराइट। अब इसे मैं सॉल्व कर दूं, अब मैं जो हूं ऊपर वाले को सॉल्व करूं या नीचे वाले को, सबका जो है कैंसिल आउट होकर 1 ही आंसर आना है। ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, 50 और 50 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया आपका 1। एंड सेम गोज है, 10 एंड 10 कैंसिल हो गए, 50 एंड 50 कैंसिल हो गए, ये आंसर आ गया आपका 1। तो आप इस फॉर्म से लिखो इस फॉर्म से लिखो, दोनों सही है। लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखने पर आते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखते, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में लिखते हैं, और वो होता है हमारा ये वाला, दैट इज चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो है हम लोग अपना पूरा फॉर्मूला लिखते हैं और इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक। तो आई गेस कि आप लोगों को प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड दोनों ही जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने बोला बाय प्रोपोर्शनेट मेथड, ये आई हमारी, दैट इज चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय Q। अब ये सब कुछ क्या होता है वो वैसे तो आप लोगों को पता ही है, बाकी यहाँ पर लिखा भी है कि ये क्या होते हैं, ऑलराइट। तो आई गेस कि ये दोनों ही मेथड्स जो है आप लोगों को क्लियर हो गए अच्छे से। फिर आगे बढ़े, अब आगे आता है हमारे पास में काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज है वो देखते हैं। मतलब कि जैसे अभी हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था उसमें आया था हमारा ES इज इक्वल्स टू 1, तो ये ES इज इक्वल्स टू 1 हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये ES मोर देन 1 भी हो सकता था, ये लेस देन 1 भी हो सकता था, तो वो क्या सिग्निफाई करता है, ये चीजें हम इसमें से पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी, सेम वे में हम जो है मतलब कि काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी, सेम वे में जो है हम स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़ेंगे। ये एग्जैक्टली सेम होती है, बस डिफरेंस यही होता है कि वहां पर डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई है, बाकी चीजें सेम है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर एक चीज आपको अच्छे से पता है तो दूसरी आप अच्छे से जो हो सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या हो गया, देखो इलास्टिक क्या हो गया, कितना भी आप जो हो उसे चेंज कर दो, ऑलराइट। ये हो गया आपका इलास्टिक का मतलब। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि आप कितना भी चेंज कर सकते हो, आपकी जो सप्लाई है वो कितनी भी चेंज हो सकती है।
दिस इज व्हाट वी कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। दैट मीन्स कि बहुत ही स्लाइट चेंज या फिर नो चेंज इन प्राइस जो है वो भी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को लीड कर सकता है, ठीक है। मतलब कि उन चीजों की सप्लाई जो बिल्कुल जो है चेंज हो सकती है। अब ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, अनप्रैक्टिकल है, बट वो क्योंकि हमारे कंसेप्ट हैं तो हमें पता होने चाहिए, इसीलिए हम जो है इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड द सप्लाई बिकम्स जीरो विद अ स्लाइट फॉल इन द प्राइस, देन द सप्लाई ऑफ सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में बेसिकली हम यही बोलेंगे कि प्राइस में या तो नो चेंज है या फिर बहुत ही स्लाइट चेंज है, ठीक है। जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो जो आपका प्राइस है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है या फिर एकदम स्लाइट चेंजेस है, और इससे जो है सप्लाई जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स में क्या होती है, चेंज होती है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, तो ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट जो है वो लिखा जाता है। और अगर हम इसका शेड्यूल देखें तो देखो प्राइस हमने एग्जैक्टली सेम लिया है, 30 30 30 लिया है, और इस पर हम बता रहे हैं कि सप्लाई जो है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। 100 200 300 ये हमें उसमें जो है सप्लाई में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बोलूं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का जो कर्व है वो कैसा आएगा, तो वो कुछ इस फॉर्म में आता है जिसमें देखो आपका जो प्राइस है वो सेम ही रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, जो आपकी सप्लाई है वो इस वाले प्राइस पर चेंज हो रही है। वो जो है इनफाइनाइटली राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है और इनफाइनाइटली जो है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसमें कि हम बोलते हैं ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ऑलराइट, आई गेस की क्लियर हो गया ये। फिर इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट काइंड ऑफ सप्लाई, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई वो सप्लाई है जो कि प्राइस में भले ही कितना भी या कुछ भी चेंज हो, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, ये हो जाती है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कुछ पेरिशेबल गुड्स जो कि कभी कभार हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद में कुछ रेयर आर्टिकल्स वगैरह ले सकते हैं कि इनका प्राइस भले ही कितना भी इंक्रीज हो जाए लेकिन उनकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज नहीं की जा सकती है। ऑलराइट, तो ये होती है हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसमें जो आपकी ES है वो क्या रहेगी, वो जीरो रहेगी। जीरो क्यों रहेगी, बिकॉज परफेक्टली इन इलास्टिक है, उसमें कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, इसलिए वो जो है जीरो रहती है। Alright, so when the supply does not change with change in price, then the supply for such a commodity is said to be परफेक्टली इन इलास्टिक। जब जो सप्लाई है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है विद चेंज इन प्राइस, तो फिर जो इसकी सप्लाई है वो कैसी कहलाती है, इन इलास्टिक कहलाती है। जैसे कि इसका अगर हम शेड्यूल देखें, ये ES इज इक्वल्स टू 0 हम बोल रहे हैं, अगर हम इसका शेड्यूल देखें तो देखो प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, 10 30 40 हो रहा है, लेकिन सप्लाई जो वो 20 20 20 चल रही है। इसमें जो आपका कर्व बनता है ना वो ऐसी लाइन बनती है, ओके, वर्टिकल लाइन बनती है जो कि किसके पैरेलल है, Y एक्सिस के। ये जो है ये आ गई हमारी क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी भले ही आप प्राइस को कितना ही इंक्रीज या कितना ही डिक्रीज कर लो, जो क्वांटिटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इनके जो सबके ये जो कर्व्स है ये आप लोगों को याद होने चाहिए, और ये ES इज इक्वल्स टू क्या होता है ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑलराइट, तो आई गेस की परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई आप लोगों को क्लियर है। फिर आगे बढ़े नेक्स्ट काइंड ऑफ सप्लाई पर, हाईली इलास्टिक सप्लाई। अब हाईली इलास्टिक सप्लाई क्या बोल रहा है कि आपकी जो सप्लाई है वो हाईली इलास्टिक है। दैट मींस कि अगर हम थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे ना प्राइस में, तो भी जो हमारी सप्लाई है ना वो काफी चेंज हो रही है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हाईली इलास्टिक, ठीक है। तो मतलब कि इसमें हम सीधी सी बात ये बोलेंगे कि आपके प्राइस में जो चेंज है उससे ज्यादा चेंज होगा किसमें, सप्लाई में, ठीक है। और इसे हम डिनोट करेंगे कुछ इस वे में, दैट इज ES इज मोर देन 1। ये जो मोर देन 1 है ये हमें क्या बता रहा है कि 1 अगर आपका प्राइस में चेंज है तो ES जो है वो आपके प्राइस के चेंज से ज्यादा चेंज हो रहा है। ऑलराइट, दैट इज ES इज मोर देन 1। Alright, so when percentage change in quantity supplied is more than percentage change in price, then supply of such a commodity is said to be highly elastic.
ठीक, हाईली इलास्टिक में याद रखो कि वो ज्यादा इलास्टिक है। अगर प्राइस में थोड़ा चेंज है तो सप्लाई में ज्यादा चेंज है, प्राइस में जितना भी चेंज है उससे ज्यादा सप्लाई होगा हाईली इलास्टिक सप्लाई में। ऑलराइट, तो आपका ये जो है इसे हम डिनोट करेंगे ES इज मोर देन 1। अब इसे इस तरह से आप याद रख सकते हो कि मान लो कि 1 यूनिट से जो है प्राइस चेंज हो रहा है, तो ES जो है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो प्राइस से ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ES इज मोर देन 1। ऑलराइट, अब इसका अगर हम शेड्यूल देखना चाहें तो ये हमारा शेड्यूल हो जाएगा जिसमें हमने ली प्राइस और सप्लाई ली यूनिट्स में। ठीक है, देखो प्राइस जो है वो 5 रुपीज से बढ़ी और सप्लाई जो है वो डायरेक्ट डबल हो गई, 100 से 200 आ गई है। ठीक है, अब अगर इसका मैं परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज हमारा ज्यादा निकल जाएगा। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग सीखे थे परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को निकालना, राइट। चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100 हमें क्या बताएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना प्राइस में चेंज हुआ है, 5 रुपीज का, सो दैट इज चेंज इन प्राइस आया हमारा 5। P क्या है, इनिशियल प्राइस कितनी है आपकी 10, और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 50%। ठीक है, अब वही मैं बोलूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो उसे हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। चेंज इन Q कितना हो रहा है, 200 माइनस 100 कितना हो गया, ये हो गया आपका 100। इसको डिवाइड करो किससे, Q से, दैट इज Q है आपका 100 और इनटू करो 100 से, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 100%। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि प्राइस आपका 50% से इंक्रीज हो रहा है लेकिन सप्लाई आपकी 100% से इंक्रीज हो रही है। तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि प्राइस से ज्यादा किसमें चेंज है, प्राइस से ज्यादा जो है आपकी सप्लाई में चेंज है। ऑलराइट, तो ये जो है आपका कुछ हाईली इलास्टिक सप्लाई का कर्व बनने वाला है जिसमें आपका P और P1 के बीच का जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा रहेगा और वो कम रहेगा और Q और Q1 के बीच का डिफरेंस ज्यादा रहेगा। जैसे कि अगर देखो इसमें जो है ना एकदम ये स्लाइड डिफरेंसेस से समझ नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग जो है ऐसा भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया होगा, ये 0, ये 5, ये 10 इस वे में लेते हैं तो इसलिए जो है ना वो सेम आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताना चाहे, हम अगर प्रॉपर अपना कर्व बताना चाहे तो हम कुछ इस वे में बता सकते हैं कि ये इतना हुआ, ठीक है, और फिर उसमें से जो है ये इतनी जो है उसकी सप्लाई हमें इंक्रीज देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो जो आपका सप्लाई कर्व है वो थोड़ा आपको स्लैंटिंग दिखेगा। आपका सप्लाई कर्व यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, अब आपका सप्लाई कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और ये इधर से क्यों स्टार्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ हाईली इलास्टिक सप्लाई। जब भी हाईली इलास्टिक सप्लाई होगी ना, याद रखना आपका जो कर्व है ना वो कुछ ऐसे स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट, जो कि ये शो करेगा कि आपके प्राइस में कम चेंज है और आपकी सप्लाई में ज्यादा चेंज है। ठीक, तो ये बनेगा आपका हाईली इलास्टिक सप्लाई का कर्व जिसमें कि हम क्या बोल रहे हैं, ES इज मोर देन 1 है। ठीक, फिर आता है हमारा लेस इलास्टिक सप्लाई। अब लेस इलास्टिक सप्लाई क्या हो गया, हाईली इलास्टिक का उल्टा। हाईली इलास्टिक में हमने बोला कि आपकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, एज कंपेयर टू योर प्राइस आपकी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब लेस इलास्टिक डिमांड में लेस इलास्टिक सप्लाई में हम ये बोलेंगे कि जितना प्राइस में चेंज है उससे कम चेंज किसमें है, सप्लाई में है। ठीक है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस वुड बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक, ये चीज जो है ये हमें देखने को मिलेगी। तो लेस इलास्टिक सप्लाई व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक। दैट इज ES इज व्हाट, लेस देन 1। अब हम यहाँ पर ये बोल दें कि ये जो 1 है ये प्राइस हो गया। ठीक है, तो ES जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। दैट इज प्राइस में जितना चेंज है उससे कम चेंज किसमें है, आपकी सप्लाई में है। ठीक है, ये देखो प्राइस जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है 10 से 15 गया, सप्लाई कितना गया, 100 से 120 गया। अब इसको हम फाइंड आउट करें, देखो 10 से 15 गया था, तो ये चीज तो अभी अभी हम लोग पढ़कर आए थे कि प्राइस में जो है 50% का चेंज हुआ है। ठीक है, ये अभी अभी देखा इसलिए मैं वापस कैलकुलेट नहीं कर रही। सप्लाई में देख लें, चेंज इन Q कितना हुआ स्टूडेंट्स, 20 यूनिट्स का हुआ।
क्यू हमारा कितना है 20, हमारा क्यू है 100 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा, ये बचा आपका 20%। तो आपकी जो सप्लाई है उसमें 20% चेंज और आपके प्राइस में कितना परसेंट चेंज है, 50% चेंज है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि प्राइस ज्यादा चेंज हुआ, सप्लाई कम चेंज हुई, तो इसका जो कर्व है वो कुछ ऐसा दिखेगा। जब हम जो है लेस इलास्टिक सप्लाई का कर्व बनाएंगे ना, तो वो स्टार्ट होगा ये एक्स एक्सिस से, और जब हम हाईली इलास्टिक का बनाते हैं तो वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। तो ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस में ज्यादा चेंज है और क्वांटिटी में कम चेंज है। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये क्लियर है, लेस इलास्टिक सप्लाई का जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, यूनिटरी का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू 1। ठीक है, इट मींस कि जितना चेंज प्राइस में है उतने का उतना चेंज किसमें है, सप्लाई में है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जब दोनों इक्वल होते हैं तो फिर ऐसी जो सप्लाई है, ऐसी जो इलास्टिसिटी, उसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, और इसमें जो हमारा ES है वो किसके इक्वल आता है, वो 1 के इक्वल आता है। दैट मीन्स 1 जो है अगर चेंज इन प्राइस है तो 1 ही चेंज आपकी सप्लाई में भी है। ऑलराइट, तो आपका जो चेंजेस हैं वो एग्जैक्टली सेम रहते हैं दोनों में। ठीक है, तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में हम क्या बोलेंगे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, जब परसेंटेज चेंज जो है क्वांटिटी सप्लाइड में वो किसके इक्वल है, प्राइस के परसेंटेज चेंज के इक्वल है, तो फिर ऐसी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। जैसे कि ये अगर हम अपना शेड्यूल देखें तो देखो प्राइस जो है वो 10 से 15 गया है और सप्लाई जो है वो 100 से 150 गई है। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो भी 50% से इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी 50% से इंक्रीज हो रही है। तो जब आप 50 को 50 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, दैट मीन्स कि एकदम इक्वल चेंज है। और जब हम यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का कर्व बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो यहां से जो है हमारा ओरिजिन, मतलब कि ये जो पॉइंट O है वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने देखा था कि हाईली इलास्टिक इधर से स्टार्ट होता है वाई एक्सिस से, लेस इलास्टिक एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, वो चीज यूनिटरी इलास्टिक में नहीं होगी, वो एग्जैक्टली जो है हमारे इस पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, जो कि ये बताता है कि ये चेंज और ये चेंज कैसा है, एग्जैक्टली सेम चेंज होता है। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया ये। ठीक है, कि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, और ये जो हमारी सारी 5 जो हमने काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई पढ़ी है, आई गेस ये 5, ये पांचों की पांचों जो आपको क्लियर है। ये अगर एक सम अप हम लोग देखना चाहें स्टूडेंट्स तो इस वे में देख सकते हैं। इसे आप लोग जो हो आपकी जो नोट्स वगैरह बना रहे हो उसमें आप लोग यूज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको रिवाइज करना तो इतना सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कि इसे पढ़ लो जल्दी जल्दी से। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, ES इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है इसका मतलब कि इनफाइनाइट सप्लाई होती है सेम प्राइस पर भी। ऑलराइट, फिर उसके बाद में हम परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें तो ES किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, जो कि ये बताता है कि भले ही आप जो हो आप प्राइस में कितना भी चेंज करो लेकिन सप्लाई में कैसा चेंज है, सप्लाई में 0 चेंज है। ठीक है, इधर क्या होता है, सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज है, भले ही आप सेम प्राइस रखो या कुछ भी रखो, आपकी जो सप्लाई है वो इनफाइनाइट होगी। और परफेक्टली इन इलास्टिक में आप प्राइस को कितना भी चेंज कर लो, आपकी जो सप्लाई है वो 0 चेंज आपको शो करेगी, सेम सप्लाई एट ऑल प्राइसेस। फिर हम हाईली इलास्टिक की बात करें तो ये आता है ES इज मोर देन 1, जिसमें हम बोलते हैं कि जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई वो किससे ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। फिर आता है लेस इलास्टिक, जिसमें हम बोलते हैं ES इज लेस देन 1, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड यूनिटरी इलास्टिक क्या हो जाता है, ES इज इक्वल्स टू 1, जो कि हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑलराइट, आई गेस कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसके बाद में इसका जो अगर हम सारे का ही कर्व देखें तो कुछ ये आएगा। इसमें आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन किसको बताती है, ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है, ES इज इक्वल्स टू 0। ठीक, उसके बाद में जो एकदम इस ओरिजिन से स्टार्ट होती है, O से स्टार्ट होती है, वो होती है हमारी ES इज इक्वल्स टू 1। ठीक, जो आपके Y एक्सिस से स्टार्ट होती है वो होती है ES इज मोर देन 1, और जो X एक्सिस से स्टार्ट होती है वो होती है आपकी ES इज लेस देन 1। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। ये जो हमारा पूरा काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, ये आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गए हैं।
ठीक, फिर आगे बढ़े। अब आता है हमारे पास में टाइम पीरियड एंड सप्लाई। ठीक है, अब हम इसमें जो है कुछ टाइम पीरियड पढ़ेंगे और उसमें जो है सप्लाई कैसी होती है, कितनी इलास्टिक कितनी जो है इन इलास्टिक होती है, वो हम लोग देखते हैं। मार्केट पीरियड का मतलब है वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड नहीं वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में तो हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर पाते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड में वो भी चेंजेस नहीं होते। तो मार्केट पीरियड होता है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज मार्केट पीरियड refers to a very short period in which the supply cannot be changed in response to the change in demand। ठीक है, अब ये जो हम जो देख रहे हैं मार्केट, जो हमारा टाइम पीरियड और सप्लाई अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हम जो है डिमांड और आपका क्या देख रहे हैं, आपकी सप्लाई में चेंजेस देख रहे हैं कि अगर डिमांड चेंज भी हो रही है ना तो मार्केट पीरियड इतना शॉर्ट पीरियड होता है कि सप्लाई चेंज नहीं कर पाते हैं हम उसमें। ठीक है, तो आपका जो मार्केट पीरियड है वो वेरी शॉर्ट पीरियड है, दैट इज ऐसा पीरियड जिसमें कि विद चेंज इन डिमांड देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, मतलब कि हमारी सप्लाई क्या बन गई, इनइलास्टिक बन गई। राइट, डिमांड चेंज हो रही फिर भी सप्लाई चेंज नहीं हो रही, मतलब कि सप्लाई चेंज नहीं हो रही बिल्कुल भी, दैट मीन सप्लाई इज इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक सप्लाई का कर्व कैसा बनता है हमारा, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि हमें बता रहा है कि सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक इन वेरी शॉर्ट पीरियड। ऑलराइट, बस ये जो एक छोटे छोटे से कंसेप्ट है ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं है। उसके बाद में आता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड जो है वो ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि हम लोग जो है वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर कर अपनी सप्लाई चेंज कर सकते हैं। ये शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा है, कॉस्ट वगैरह इनमें पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये वाले जो शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड होते हैं, ये क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि आपका कोई भी जो चेंजेस है वो आ सकते हैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर कर। शॉर्ट पीरियड में दो फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहेगा और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स जो वो चेंज हो जाते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर कर हम जो सप्लाई में चेंज कर पाते हैं वो पॉसिबल होता है किसमें, शॉर्ट पीरियड के टाइम में। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी जो सप्लाई है वो लेस इलास्टिक होगी। लेस इलास्टिक क्यों होगी, क्योंकि आपके कुछ जो फैक्टर्स है वो कैसे हैं, वो फिक्स्ड है, उनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपकी ये जो हमारा जो सप्लाई होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, बिकॉज इसमें जो है बहुत ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर पाओगे एज कंपेयर टू डिमांड या कुछ भी हम प्राइस वगैरह भी बोले तो आपकी जो लेस इलास्टिक कर्व है वो ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस से वो स्टार्ट होता है, तो ये हमारा लेस इलास्टिक का कर्व बनेगा, दैट इज सप्लाई इज लेस इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड, बिकॉज यहाँ पर सारे फैक्टर्स जो है वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड refers to a period in which output, that is supply, can be changed by changing only variable factors। ठीक है, एक ऐसा पीरियड हो गया, ये ऐसा पीरियड हो गया जिसमें कि जो आउटपुट है वो चेंज किया जा सकता है by changing only variable factors। ऑलराइट, फिर इसके बाद में आता है हमारा लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, लॉन्ग पीरियड इतना लॉन्ग होता है कि इसमें जो है आपके सारे ही फैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स भी एंड वेरिएबल फैक्टर्स भी, दोनों ही जो फैक्टर्स हैं ये चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट दैट इज सप्लाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉन्ग पीरियड में जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है, हाईली इलास्टिक होती है, मतलब कि जो सप्लाई है वो बहुत चेंज हो सकती है बिकॉज वो पीरियड इतना लॉन्ग होता है कि हम उसमें जो है चेंजेस इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका जो सप्लाई कर्व है इन लॉन्ग पीरियड वो कैसा रहेगा, हाईली इलास्टिक रहेगा। हाईली इलास्टिक कर्व जो है वो हमारा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, तो ये हमारी हाईली इलास्टिक सप्लाई कर्व जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और जो मार्केट पीरियड है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ ये जो हमारा पूरा चैप्टर है सप्लाई, ये पूरा ही जो चैप्टर है आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। विद द स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं अपने इस चैप्टर के एंड पर, एंड आई गेस कि ये जो बहुत ही इजी सा चैप्टर था, एकदम इजी से कंसेप्ट्स थे, आई गेस कि आप लोगों को सब कुछ जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ना। एक जो छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से
वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको करना है गूगल ओपन और उस पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी हमारी ओपन। वेबसाइट के ओपन होने के बाद में स्टूडेंट्स ऐसे आपको करना है स्क्रॉल। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक हेड दिखेगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। इसके अंदर जो है आपके वेरियस जो आपके पास में ऑप्शंस है वो दिखेंगे, लाइक क्लास 12th 11th और भी जो सारे हैं, ठीक है। अब हमें क्लास 12th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम जो है अपनी क्लास 11th पर करेंगे टैप। क्लास 11 पर टैप करने से उसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट है ओके वो सारी आपको हो जाएंगी विजिबल। यहाँ पर आपको 8 ही प्लेलिस्ट दिख रही है, लेकिन जब आप वेबसाइट देखोगे तो आपको जो है पूरी सारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। ना हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। 4 क्यों? 2 फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ये दो क्यों? बिकॉज हम लोगों ने एनसीईआरटी कंसेप्ट्स भी अपने पूरे किए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ किए। तो एक हमारी एनसीईआरटी बुक की हो गई और दूसरी हो गई हमारी रेफरेंस बुक संदीप गर्ग की। संदीप गर्ग का भी हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए जो है एक हो गई हमारी संदीप गर्ग की। तो सेम गोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में भी आपकी संदीप गर्ग और एनसीईआरटी दोनों आएगा, और आपका जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें भी संदीप गर्ग और एनसीईआरटी दोनों आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है 4 प्लेलिस्ट है। अब ये जो चारों प्लेलिस्ट है इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, बहुत ही क्लियरली लिखा है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स तो इधर जाओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी अगर ये पढ़ना है तो यहाँ पर जाओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग अगर ये पढ़ना है तो इस वॉच नाउ पर क्लिक करो, और स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग अगर ये पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अब जैसे कि मान लो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, इस वॉच नाउ पर करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे अंडर दिस हैड वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे और चैप्टर्स की जो सारे टॉपिक्स है वो भी मिलेंगे एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। नाउ फॉर बाय एनी चांस हमें क्या पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फुल चैप्टर रिवीजन। हम इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर करेंगे टैप। इस पर टैप करने से इसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो आपको विजिबल होंगे। जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक करना, वॉच नाउ पर क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा, आपका जो वीडियो हो प्ले हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट पर नहीं जाना हो तो यहाँ से कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन हो जाएगा, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, और इसी वे में आप किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी वीडियो को, किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।